नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और मेरे साथ आज एक बहुत दिग्गज पत्रकार हैं श्री विनय के पाठक साहब। कई बड़े चैनलों में यहां रह चुके हैं, कई मैगजीन से जुड़े हैं, अखबारों से जुड़े रहे हैं, एजेंसी से जुड़े रहे हैं और आज सर को हमने आमंत्रित किया है दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए, क्योंकि दिल्ली पर इनकी खास नजर है, नब्ज पर बिल्कुल हाथ है। बहुत स्वागत है पाठक सर आपका। नमस्कार। आपकी बुलंद आवाज लगातार हम सुनते रहे हैं, सुनते रहते हैं। वीकेपी न्यूज जो आपका यूट्यूब चैनल है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं, काफी देख रहे हैं, और उसी पर मैंने एक रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट देखने के बाद ही मैंने सोचा कि आपको आमंत्रित किया जाए जिससे कैपिटल हेडलाइंस के व्यूअर्स को भी उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी हो। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में 1 मिनट के अंदर बता देता हूं कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की एक प्रमुख पार्टी है, पंजाब में भी उसकी सरकार है और अब उसने राष्ट्रीय दर्जा भी हासिल कर लिया है गुजरात में 12% वोट हासिल करने के बाद से। लेकिन इस बार दिल्ली का चुनाव जो है आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल बताया जा रहा है और ये आपको संकेतों में पता भी चल रहा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 20 से ज्यादा एमएलए के टिकट काट दिए हैं, नए उम्मीदवारों को वहां पर खड़ा किया है और इसको लेकर कुछ सीटों पर बगावत की भी स्थिति हो गई है। आम आदमी पार्टी के बारे में एक चीज बड़ी क्लियर है, साफ है, पहले दिन से जब से पॉलिटिकल पार्टी बनी है ये कहते भी है, खुलकर बताते भी हैं कि हम सर्वे कराते हैं, सर्वे से जो फीडबैक आता है उसी के आधार पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं या अपनी रणनीति तैयार करते हैं। एक और सर्वे हुआ है, एक इंटरनल सर्वे हुआ है, चुनाव को लेकर सर्वे हुआ है और वो सर्वे के नतीजे आम आदमी पार्टी के एक एमएलए ने विनय पाठक सर के साथ भी शेयर किए हैं और वो सर्वे के नतीजे जो कथित सर्वे है, और हम मान के चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वो विधायक भले उनकी टिकट कट गई है लेकिन वो सच बोल रहे होंगे, सही बात पार्टी की बाहर लेकर आ रहे होंगे और उनका ये दावा है कि पूरी दिल्ली में जहां 70 सीटें हैं, 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 और 2020 में 62 सीटें जीती थी, वहां आम आदमी पार्टी फंस गई है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले दावा जो उन्होंने किया है वो नई दिल्ली सीट के लिए किया है, जो शीला दीक्षित को हराने के बाद से अरविंद केजरीवाल साहब ने जीती थी। और अगर पिछले 3 चुनावों के मैं आंकड़े दिखा दूं तो शीला दीक्षित को जब हराया था उन्होंने तो जीत का अंतर 25,000 से ज्यादा वोटों का था। 2015 में 31,000 से ज्यादा वोटों से जीते और 2020 में 21,000 से 10,000 का मार्जिन कम हुआ था 2015 और 2020 के बीच में, लेकिन 21,000 की जीत बहुत कंफर्टेबल जीत बताई जाती है। लेकिन इस बार उस सर्वे के मुताबिक जो पाठक सर के साथ शेयर किया है आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने, केजरीवाल साहब फंस गए। तो सर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए वात्सल्य जी, जो ये सर्वे है ये आम आदमी पार्टी का तीसरा सर्वे है। आम आदमी पार्टी चुनाव के पहले सबसे पहले अगस्त में इन्होंने एक सर्वे कराया था, फिर अक्टूबर में कराया और ये दिसंबर में, जो जिस सर्वे की बात हम लोग कर रहे हैं, ये दिसंबर में किया हुआ सर्वे है। इस सर्वे में साफ साफ पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस बार बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए अगर हम सिर्फ दिल्ली सीट की बात करें, पूरे दिल्ली की बात छोड़ दें, अगर सिर्फ दिल्ली सीट की बात करें तो इस बार अरविंद केजरीवाल त्रिकोणीय मुकाबले में है। पिछली बार भी त्रिकोणीय मुकाबले में थे, लेकिन पिछली बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की ओर से नुपुर शर्मा जरूर खड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने कोई गंभीर कैंडिडेट नहीं दिया था। कांग्रेस का पूरा वोट बैंक अरविंद केजरीवाल के पास पहले की तरह ही शिफ्ट हुआ पड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को यहां से टिकट दिया है। संदीप दीक्षित दिल्ली में सांसद भी रह चुके हैं और शीला दीक्षित का अपना एक वोट बैंक नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रहा है, जो कमिटेड वोट बैंक रहा है उनका। शीला दीक्षित के हारने के बाद से अगले 2013 में शीला दीक्षित पहली बार हारी और उसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी दिल्ली की। 2015 और 2020 के चुनाव में शीला दीक्षित का जो कमिटेड वोट था वो पूरी तरह शिफ्ट हो गया था आम आदमी पार्टी के पक्ष में, यानी केजरीवाल के पक्ष में। लेकिन इस बार जब संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कांग्रेस का जो कमिटेड वोट था वो वापस शीला दीक्षित के बेटे होने के नाते संदीप दीक्षित के पास आता हुआ नजर आ रहा है। ये बात
आम आदमी पार्टी के इलेक्शन सर्वे में ही कही गई है। खास करके जो वाल्मीकि बस्ती है नई दिल्ली में, नई दिल्ली विधानसभा सीट में, वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पक्ष से खिसक करके बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बंटता हुआ दिख रहा है। पिछली बार आम आदमी पार्टी को दलितों के वोट थोक भाव में मिले थे, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक इस बार उसमें बिखराव हो गया है। तो खुद अरविंद केजरीवाल का इस बार गला फंसा हुआ है, पूरी पार्टी की तो बात छोड़िए। जी, चौंकाने वाली बात सर यही है, और इस सर्वे में ये जो चौंकाने वाली बात है, और ये सर्वे तो खैर आम आदमी पार्टी की तरफ से ही आपके पास आया है, और आप जैसा बता रहे हैं कि ये तीसरा सर्वे है, लेकिन एक बड़ी चीज जो चुनावी विश्लेषक बताते हैं कि जो मार्जिन है, लगातार उनका मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन रहा है, और उनके वोट पिछले 3 चुनावों से देखा जाए 2013, 2015 और 2020, और कद्दावर उम्मीदवारों को वो हराते रहे, शीला दीक्षित, नुपुर शर्मा, उसके बाद सुनील यादव, भले ही उनका इतना नाम नहीं है, लेकिन केजरीवाल की जीत का मार्जिन बहुत बड़ा रहा है। पिछली बार 31,000 से घटकर वो मार्जिन 10,000 वोटों की कमी आई थी, लेकिन फिर भी 21,000 का मार्जिन था। और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि क्योंकि बीजेपी के पास कंसोलिडेट 25,000 के आसपास का वोट है नई दिल्ली सीट पर, जिसे पहले गोल मार्केट सीट कहा जाता था, तो वहां जीत का मार्जिन भी उतना ही केजरीवाल का है। तो कैसे इस मार्जिन को वो पाट पाएगी बीजेपी या कांग्रेस, इसे आप एक पत्रकार के तौर पर कैसे देखते हैं, जिसने दिल्ली के कई चुनाव कवर किए हैं? नहीं, देखिए वात्सल जी, ऐसा है, जो केजरीवाल जी की जीत का मार्जिन है वो अपने जगह पर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। 2000, लेकिन अगर ध्यान दें तो 2013 में जो जीत का मार्जिन था उससे काफी बढ़ करके वो जीत का मार्जिन 2015 में हुआ। 15 के बाद फिर 2020 में मार्जिन घटा। कारण 2013 में जब कद्दावर नेता शीला दीक्षित को उन्होंने हराया, तो शीला दीक्षित के ऊपर उस समय भ्रष्टाचार के काफी बड़े बड़े आरोप लगे हुए थे। और अगर आपको याद हो तो 2013 के चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल हर सभा में एक फाइल हाथ में लहराते थे, और वो बताते थे कि ये जो फाइल है इसमें शीला दीक्षित के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के सबूत है वो है, और चुनाव जीतने के बाद ये सारे सबूत मैं कोर्ट में जमा कराऊंगा, शीला दीक्षित के खिलाफ केस चलवाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जीत गए, शीला दीक्षित बुरी तरह से बदनाम हो चुकी थी भ्रष्टाचार के मामले में, वो हार गई। लेकिन उसके बाद उन सबूतों का क्या हुआ कोई नहीं जानता है, वो फाइल कहां गई कोई नहीं जानता है, वो फाइल थी भी या ऐसे ही फर्जी फाइल थी ये भी कोई नहीं जानता है। तो 2013 का मार्जिन जो उन्होंने कद्दावर नेता को हराया, एक ऐसे कद्दावर नेता को हराया जो गले तक भ्रष्टाचार के आरोप में डूबी हुई थी। यही हालत इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में जेल जा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के समय भी एक बार उनको चुनाव प्रचार के समय के लिए मिला था अंतरिम जमानत, और बाद में रेगुलर बेल पे निकल कर गए। तो घोटाले के आरोपी वो आज भी हैं। इसके अलावा जल घोटाला, टैंकर घोटाला, ट्रांसपोर्ट घोटाला, ऐसे कई घोटाले आज उनके सिर पे लदे हुए हैं। जैसे उस समय 2013 के चुनाव के समय शीला दीक्षित के सिर के ऊपर कई घोटाले लदे हुए थे, वैसे ही कई घोटाले आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर चढ़े हुए हैं। खुद को सबसे ईमानदार पार्टी बताने वाली ये पार्टी और खुद को सबसे ईमानदार नेता बताने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद तमाम घोटालों में फंसे हुए हैं। उनके शीश महल का किस्सा अलग चल रहा है। माने दिल्ली की जनता की नजर में जैसी घोटालेबाज उन दिनों, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो घोटालेबाज थी या नहीं, लेकिन शीला दीक्षित जी के बारे में जैसे घोटाले के आरोप उन दिनों लगे थे, वैसे ही घोटाले के आरोप आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हुए हैं। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं जीत का मार्जिन बीजेपी कैसे पार कर पाएगी, या मान लीजिए कि संदीप दीक्षित की बात अगर करें, संदीप दीक्षित कैसे पार करेंगे, या उनका कोई भी ओपोनेंट कैसे पार करेगा, तो इस बात को हमको याद रखना पड़ेगा कि बीजेपी का या कांग्रेस का अपना एक कमिटेड वोट है, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस घोटालों के कारण इनके ऊपर जो दाग लगा है, जो आम आदमी पार्टी पर जो डेंट लगा है, खुद अरविंद केजरीवाल जिस कदर बदनाम हुए हैं, उस कारण जो स्विंग वोटर्स होते हैं
वो इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से छिटक सकते हैं। खुद आम आदमी पार्टी का सर्वे ये बोल रहा है कि इसके वोटर्स की में बिखराव आया है। इनके जो कमिटेड वोटर थे आम आदमी पार्टी के, वो भी बिखर रहे हैं। तो अगर वोटों में बिखराव आता है तो हो सकता है कि 8 तारीख को बड़ा चौंकाने वाला फैसला आपको नजर आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने देखने वालों से बताऊंगा कि वीकेपी न्यूज जो सर का अपना चैनल है, उस पर अगर आप जाएंगे तो दिल्ली चुनाव पर बहुत सारी कई डिटेल इनसाइड स्टोरी आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत बारीक नजर इनकी पूरी 70 विधानसभा सीटों पर है। बहुत करीबी जानकारी इनको अंदर से भी मिल रही है, सभी पार्टियों से। आम आदमी पार्टी से ही केवल इनके पास जानकारियां नहीं आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इनसे संपर्क कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, और कांग्रेस के लोग भी। और सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम चैनल्स में रह चुके हैं, अखबारों में रह चुके हैं, एजेंसीज में रह चुके हैं, तो सीधी इनके पास जानकारी आती है। लेकिन सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, 10-12 साल के अंदर यमुना में काफी पानी बह गया है। भ्रष्टाचार का एक आंदोलन था, एक बात थी। कुमार विश्वास जैसे लोग जो खुद अरविंद केजरीवाल के साथ रहते हैं, तो उन्होंने कई बार कहा है कि आंदोलन की जब हवा निकली तो लोग अब विश्वास नहीं करेंगे आंदोलनकारियों पर। इसी तरह बहुत सारे लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार अब ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कई लोग तर्क देते हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से भी तर्क देते हैं, यह भी कहा जाता है कि इनको फ्रेम किया गया है जानबूझ के। तो आपको लगता है कि नई दिल्ली, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोगों की वोटर्स हैं, वहां पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कैनॉट प्लेस का इलाका आता है, गोल मार्केट का इलाका आता है, वहां रहने वाले लोग बड़े इलीट माने जाते हैं, क्या उनके लिए ये भ्रष्टाचार, क्योंकि लोग मानते हैं कि जीवन का एक हिस्सा बन चुका है भ्रष्टाचार, तो क्या कोई असर वोटिंग के दिन आप देखते हैं? अरविंद केजरीवाल तो बार बार अपने आप को साफ सुथरा और साफ व्यक्ति बताते ही हैं, आपको कोई असर होता दिखता है सर? देखिए वात्सल्य जी, मैं आपको साफ साफ बताऊं, अगर आप लोकसभा चुनाव के समय के प्रचार का ध्यान दें तो उस समय अरविंद केजरीवाल बार बार अपने प्रचार में एक बात कहा करते थे कि अगर देश की जनता, अगर दिल्ली की जनता मुझे ईमानदार मानती है तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आम आदमी पार्टी को वोट दीजिएगा तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। साफ साफ उनका यह वाक्य होता था कि आम आदमी पार्टी को वोट अगर मिला तो उनको जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली की एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। खैर, कह सकते हैं कि पहले भी यह ट्रेंड रहा कि लोकसभा में बीजेपी ही जीतती रही, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा है और रहेगा। भ्रष्टाचार, आप याद कीजिए 2013 के पहले भी लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार तो आम लोगों के जीवन में घुल गया, लेकिन 2013 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों में एक लहर बनी थी। मुझे याद है, मैं उन दिनों एक इंडिया टीवी में काम किया करता था, नाइट शिफ्ट में था मैं। रात की पूरी रात काम करने के बाद मैं ऑफिस से सीधे निकल करके अन्ना आंदोलन में जाकर के धरने में बैठता था, और 2-3 घंटे वहां धरना देने के बाद फिर मैं घर आकर सोता था। एक लहर उस समय बनी थी, वही लहर धीरे धीरे दिल्ली में अब नजर आ रही है। और ये आप कह सकते हैं कि मुखर होकर उस समय अन्ना आंदोलन के रूप में एक चेहरा था, जिसके कारण लोगों को बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला था। अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अंडर करंट है। अंडर करंट भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और ये कंस्टिट्यूएंसीज में घूमने पर साफ साफ इसका एहसास होता है। आज लोग याद कर रहे हैं, बार बार लोग बोलते हैं कि यमुना का क्या हुआ। केजरीवाल जी ने 2015 में भी शपथ ली थी कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो हमको वोट मत देना 2020 में। फिर 2020 के चुनाव के समय भी उन्होंने यही शपथ ली थी कि भाई एक बार और हमको मौका दे दो, यमुना साफ हो जाएगी, नहीं तो वोट मत देना। आज भी वही स्थिति है यमुना की, घोटाले अपनी जगह पर। वो यमुना के लिए कह रहे हैं कि कोविड बीच में आ गया था, समय नहीं मिल पाया। संजय सिंह भी इस बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि हाँ, भ्रष्टाचार एक मुद्दा होना चाहिए, बहुत सारे लोग मानते भी हैं, होना भी चाहिए। मैं वापस आता हूं सर्वे पर। तो सर्वे जो आपके पास आया है, एक विधायक ने ही आपके पास तक पहुंचाया है, आम आदमी पार्टी के ही वो विधायक हैं, तो वो सर्वे क्या बता रहा है कि केजरीवाल हार रहे हैं, टफ फाइट है, या बहुत मुश्किल में घिर गए? क्या सर्वे बता क्या रहा है दरअसल? आम आदमी पार्टी ने जो ये सर्वे किया है, इससे ही साफ है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि बीजेपी के पास लगभग 40 सीटें आ रही हैं। दिल्ली में 36 सीट जिसको मिल जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी।
आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करके भी 30 सीटों के आसपास पहुंच रही है। ये स्थिति तभी बिगड़ सकती है जबकि कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ वोट जो है वो वापस अरविंद केजरीवाल जी के पास आ जाए। लेकिन आप याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा वोटर बैंक है वो है मुस्लिम, वो है दलित और वो है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बस्ती लोगों का। ये सबसे बड़े वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक में इस बार जोरदार शिफ्ट नजर आ रहा है। जो पिछले विधानसभा चुनाव में 80% से ऊपर वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को मुस्लिमों के, वो मैक्सिमम शिफ्ट होता दिख रहा है कांग्रेस के पक्ष में। और सबसे बड़ी बात एक और है, अगर आप याद करें ओवैसी जी की पार्टी AIMIM, उन्होंने दिल्ली दंगा के कुछ आरोपियों को टिकट दिया है। ये दंगाई जो है, ये दंगाई भले ही प्रबुद्ध मुसलमानों को प्रभावित ना करें, लेकिन युवा वर्ग के कट्टरवादी जो वोटर्स हैं उनका काफी वोट लेके जाने वाले हैं। अगर ये वोट थोड़ा भी बट गया मुसलमानों का कांग्रेस में और AIMIM के बीच में, तो आम आदमी पार्टी का भट्ठा बैठ सकता। समाज पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, और BSP भी लगभग, पहले उसने 70 का ऐलान किया था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग 70 के आसपास सीटों पे वो भी चुनाव लड़ रही है। BSP 2008 में दिल्ली की 2 सीटों पर चुनाव भी जीत चुकी है। मतलब दिल्ली में BSP का भी अपना आधार है। तो दलित वोट में अगर आजाद समाज पार्टी और BSP थोड़ा भी सेंध लगाती हैं तो ये अंततः बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाला है जी। दो जो बड़े वोट बैंक है उसमें सेंध लगता हुआ साफ साफ दिख रहा है जी। आंकड़े भी ये बताते हैं कि 13% के करीब मुस्लिम वोटर हैं और 16% के करीब दलित वोटर हैं, और ये 2 वोट बैंक जिसके पीछे खड़ा हो जाता है उसके लिए दिल्ली में आसान हो जाती है राहें। सर, मैं नई दिल्ली पर घूम के आ रहा हूं कि नई दिल्ली पर 2 प्रत्याशी कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब के लिए। एक तरफ परवेश वर्मा साहब है, जिनका नाम शुरुआत से ही चल रहा था कि बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाएगी, और संदीप दीक्षित साहब, वो तो एक रिवेंज मोड में है। बार बार वो शीला दीक्षित जी की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो शीला जी ने दिल्ली सजाई सवारी थी, अरविंद केजरीवाल ने उसको बिल्कुल नाश कर दिया। वो ये भी बता रहे हैं कि 2004 में अरविंद केजरीवाल मेरे पास आकर सीखे थे कि नेता कैसे बने, सांसद कैसे काम करता है। वो लगातार इनकी बुराई करने में वन टाइम उनका एजेंडा है। वो घूम घूम कर पूरे नई दिल्ली के वोटर्स को कई दिन से मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। परवेश वर्मा साहब, क्योंकि उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा साहब, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट, परवेश वर्मा साहब, संदीप दीक्षित जी, इन दोनों में से कौन ज्यादा कड़ी चुनौती पेश करेगा अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, 2-3 चीजें हम लोग को ध्यान रखनी होगी। पहली बात, जो 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं, केजरीवाल जी, परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित, मूल रूप से अगर देखिए तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं, संदीप दीक्षित मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सिर्फ परवेश वर्मा जो है वो दिल्ली के मूल निवासी हैं। संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, दोनों दिल्ली के पूर्व सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के समय ही जब लोकसभा चुनाव के समय जब परवेश वर्मा का टिकट काटा गया था, उसी समय उनको संकेत दे दिया गया था कि आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कीजिए। परवेश वर्मा तब से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका अपना NGO है, उस NGO की मदद से वो लगातार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। परवेश वर्मा के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ RSS के कार्यकर्ता पूरी तरह से उनके काम में लगे हुए हैं। शीला दीक्षित के पुत्र जो है संदीप दीक्षित, ये भी मजबूत कैंडिडेट है। इनको शीला दीक्षित का जो कमिटेड वोट हुआ करता था वो इनको जरूर मिलेगा, लेकिन इनके बाद परेशानी यह है कि इनके पास कैडर नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि इन दोनों की पार्टियों के पास कार्यकर्ता है, काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस के पास यही नहीं है।
संदीप दीक्षित यही कमजोर हो जा रहे हैं। लेकिन संदीप दीक्षित अभी भी पूरी तरह से उनको हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है। वो एक अच्छी खासी मात्रा में वोट लेके जाएंगे, और वो जितना वोट ले जाएंगे उतना ही अरविंद केजरीवाल कमजोर होंगे, क्योंकि उनके पास, संदीप दीक्षित के पास आने वाला पूरा का पूरा वोट कांग्रेस के हिस्से से, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के हिस्से से निकल करके आने वाला है। और अगर ये होता है तो प्रवेश वर्मा को जीतना कठिन नहीं होगा। क्या होगा ये तो 5 तारीख को वोटर तय करेंगे और 8 तारीख को उसका पता चलेगा। लेकिन अभी हमको लगता है कि मुख्य मुकाबला प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच में है। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, काफी समय मैंने आपका ले लिया है, लेकिन एक जिज्ञासा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो खबरें हमारे पास भी आती हैं, ये कई लोग दावा करते हैं कि अगर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आई तो प्रवेश वर्मा हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे। पहले स्मृति ईरानी जी का नाम आ रहा था, लेकिन उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा होंगे, क्योंकि रमेश विधूड़ी साहब का भी नाम चलाया जा रहा था इस तरीके से, लेकिन वो किनारे हो गए अपने कुछ बयानों की वजह से, तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो प्रमुख दावेदार होंगे। अगर प्रवेश वर्मा वाकई दावेदार हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका नाम ऐलान क्यों नहीं कर देती है? और केजरीवाल जब पूछते हैं कि तुम्हारा दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है, तो वो दूल्हा अगर केजरीवाल को आके टक्कर दे तो शायद उसके जीतने की, सरकार बनाने की संभावनाएं ज्यादा बन सकती है। तो क्या ये रणनीति की कोई कमी है या कोई और कैंडिडेट की ओर बीजेपी देख रही है? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में किसी एक चेहरे पर केंद्रित होकर बीजेपी नहीं चल सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास संयोग से ऐसा कोई चेहरा आज की तारीख में नहीं है जिसको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा सके। लेकिन बीजेपी के साथ एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके हर कार्यकर्ता में वो एबिलिटी होती है कि अगर जिम्मेदारी मिले तो वो काम संभाल सके। बात आप नरेंद्र मोदी से लेकर के किसी की भी कर लीजिए, मोहनलाल यादव तक की कर लीजिए। नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री बनने के पहले बीजेपी के संगठन में जुड़े हुए थे, लेकिन संगठन में वो इतना तप चुके थे कि जब वो मुख्यमंत्री बने या जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहले राज्य को और बाद में देश को एक नई दिशा दी। अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, तीनों जगह, इवन उड़ीसा में चुनाव हुआ। इन चारों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने, क्या उनके बारे में कभी किसी ने अंदाज लगाया था? बीजेपी के साथ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अभी जो पार्टी का नेतृत्व है वो कर्मठ लोगों की तलाश करता है, और कर्मठ निकालना उनके लिए कठिन नहीं है। ठीक है, ये जरूर आप कह सकते हैं कि नुकसान बीजेपी को हो रहा है कि वो कोई चेहरा नहीं दे रहा है अरविंद केजरीवाल के सामने, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने आज कोई चेहरा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये दावा या ये दांव, जैसे कि दावा के बजाय कहना ठीक होगा, ये दांव बीजेपी का सफल भी हो सकता है और बैकफायर भी हो सकता है। अगर सफल हुआ, आपकी नजर में प्रवेश वर्मा कहां खड़े हैं? क्या वो चीफ मिनिस्टर को चुनौती देने वाले, बल्कि एक्स चीफ मिनिस्टर को चुनौती देने वाले भावी मुख्यमंत्री हैं? आपका अपना आकलन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन क्योंकि आप दिल्ली को लंबे समय से देख रहे हैं, आपका अपना अनुभव है, आप क्या फील करते हैं कि अगर केजरीवाल को हराते हैं प्रवेश वर्मा तो क्या मान के चला जाए कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है। प्रवेश वर्मा दिल्ली का मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए एक बड़े दावेदार निश्चित रूप से बन सकते हैं। अगर केजरीवाल जी को वो हरा देते हैं तो निश्चित रूप से उनकी दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगी। प्रवेश वर्मा जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, युवा है और जोश है उनमें। इसलिए अगर बीजेपी जीत जाती है और अरविंद केजरीवाल खुद हार जाते हैं तो प्रवेश वर्मा अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक योग्य उम्मीदवार है। और यह भी बताया जाता है कि वो जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह साहब उनके भी बड़े करीबी हैं, उनके गुड बुक में है, इसीलिए उनको बिल्कुल सामने खड़ा किया गया है। जिस तरह से शीला दीक्षित को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली आए थे, प्रवेश वर्मा इस बार आए हैं, बड़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और आपके पास तो सर्वे जो आया है आम आदमी पार्टी से निकलकर,
उसने भी यही संकेत दिया है। सर, आपने हमें इतना समय दिया, इतने विस्तार से बात की, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। सभी देखने वालों का भी आभार। और चलते चलते मैं एक बार फिर कहूंगा कि सर का अपना चैनल है वीकेपी न्यूज, वहां आप जाएं। दिल्ली चुनाव के बारे में बहुत विस्तार से, डिटेल में एक एक बातों को समझा के ये बता रहे हैं, अंदर की बात, क्योंकि असली नतीजे आएंगे 8 तारीख को, लेकिन उसके पहले आप संकेत हासिल कर सकते हैं सर के चैनल पर जाकर। सर, आपका एक बार फिर शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।